नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। जैसा कि आप सभी को पता है, इस टॉपिक पर हमने कुछ क्लासें पहले भी कर चुके हैं और आज की क्लास लाए हैं हम उनसे आगे के प्रश्नों पर। तो हम देख रहे हैं कौन सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। यानी हमने पिछली क्लासों में टाइप फर्स्ट के 16 प्रश्न कवर किए हैं और आज की क्लास टाइप 17 फर्स्ट के 17वें क्वेश्चन के साथ लाए हैं। तो देखो 17वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुनें। आपको शब्द यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं, तो आपको शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है लकड़ी, दूसरा है मेज, तीसरा है दरवाजा। तो तीनों शब्द आप सबसे पहले यहाँ पर लिख दो। कौन कौन से शब्द है आपके पास। पहला है लकड़ी, दूसरा होता है मेज, मेज यानी टेबल, और तीसरा होता है दरवाजा, तो दरवाजा यानी डोर। ठीक है, तो ये तीन शब्द आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो अब अपन समझते हैं इनमें से आपस में इनका क्या संबंध है। तो सबसे पहले चलते हैं लकड़ी से दरवाजे की तरफ और दरवाजे से लकड़ी की तरफ। तो क्या सारी लकड़ियों का यूज दरवाजा बनाने में ही किया जाता है? क्या सारी की सारी लकड़ियों का यूज दरवाजा बनाने में ही किया जाता है? जी नहीं, लकड़ी का यूज और भी वस्तुएं और भी कुछ फर्नीचर बनाने में किया जाता है, जैसे कि कुर्सी हो गई। तो और भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पर एक दे रखा आपके टेबल हो गई। तो लकड़ी का यूज और भी फर्नीचर बनाने में किया जाता है। तो सारी की सारी लकड़ी का यूज दरवाजे बनाने में नहीं किया जाता, लेकिन कुछ लकड़ी का यूज दरवाजे बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर लकड़ी से दरवाजे का कैसा संबंध है? कुछ का। कैसा संबंध है? कुछ का। फिर चलते अपन दरवाजे से लकड़ी की तरफ। तो क्या सारे के सारे दरवाजे लकड़ी के होते हैं? जी नहीं, सारे के सारे दरवाजे लकड़ी के नहीं होते। दरवाजे लोहे के भी होते हैं या फिर और भी अलग अलग धातुओं के, मेटल के भी हो सकते हैं। तो सारे के सारे दरवाजे आपके लकड़ी के हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एल्यूमिनियम के भी दरवाजे आजकल बन रहे हैं। तो दरवाजे सारे के सारे लकड़ी के ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ दरवाजे लकड़ी के हो, ये बहुत क्या है, बिल्कुल हो सकता है। तो दरवाजे से लकड़ी कुछ का संबंध, लकड़ी से दरवाजा कुछ का संबंध। तो जब दोनों तरफ से कुछ का संबंध बने तो हमें पता है फाइनली कैसा संबंध होता है, कुछ का ही संबंध बनेगा। जब दोनों तरफ से क्या हो, कुछ का संबंध बन रहा हो, तो फाइनली फिर कैसा संबंध बनेगा, कुछ का ही संबंध बनेगा। तो ये तो बात थी लकड़ी और दरवाजे के बीच की। अब चलते हैं लकड़ी की मेज से क्या संबंध है। तो सबसे पहले लकड़ी का मेज से। तो लकड़ी का मेज से क्या संबंध है? क्या सारी की सारी लकड़ियों का यूज मेज बनाने यानी टेबल बनाने में किया जाता है? जी नहीं, उसका यूज दरवाजा बनाने में, खिड़की बनाने में, कुर्सी बनाने में, तो अलग अलग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। तो लकड़ी का सारों का तो यूज मेज बनाने में नहीं किया जाता, लेकिन कुछ लकड़ी का यूज मेज बनाने में जरूर किया जाता है। तो लकड़ी से मेज की तरफ कैसा संबंध है? कुछ का। लकड़ी से मेज की तरफ कैसा संबंध है? कुछ का। उसी प्रकार मेज से लकड़ी में कैसा संबंध है? तो क्या सारी की सारी मेज लकड़ी की बनी होती है? क्या सारी की सारी मेज लकड़ी की बनी होती है? जी नहीं, मेज भी उसी प्रकार है जैसे कि दरवाजे भी अलग अलग मेटल के या किसी भी एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, उनके बन सकते हैं। तो उसी प्रकार मेज भी क्या हो सकती है, अलग अलग मेटल की बन सकती है। जैसे कि मेज किसकी बन सकती है, लकड़ी की तो होती है, उसके अलावा लोहे की, कांच की, ठीक है, और कुछ भी अलग मेटल की। तो सारी मेज लकड़ी की नहीं होती, लेकिन कुछ मेज लकड़ी की बन सकती है। तो दोनों तरफ से कैसा रिलेशन है, कुछ का। दोनों तरफ से कैसा रिलेशन है, कुछ का। तो यहाँ पर देखो फाइनली रिलेशन क्या मिलेगा हमको, दोनों के बीच कुछ का संबंध फाइनल होगा। अब चलते हैं अंतिम, दरवाजे से मेज की तरफ। किससे किसकी तरफ? दरवाजे से मेज की तरफ। तो यहाँ पर देखो दरवाजा और मेज ये दोनों क्या है, एक ही वर्ग के
अलग अलग नाम है। दरवाजा क्या है, अलग होता है, मेज क्या है, अलग होती है। लेकिन क्या अब क्या कर सकते हो, क्या इन दोनों को एक दूसरे के नाम से कभी आप पुकार सकते हो या बुला सकते हो कि भाई दरवाजे को आप मेज बोल दो या मेज को दरवाजा बोल दो? तो ये चीज कभी नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट, क्या दरवाजा का यूज मेज बनाने में या मेज का यूज दरवाजा बनाने में या एक दूसरे के ये कैटेगरी में है? जी बिल्कुल नहीं। इसका वर्ग अलग होता है, दरवाजा अपनी जगह, मेज टेबल अपनी जगह। तो दरवाजे और मेज दो क्या है, अलग अलग नाम है, अलग अलग फर्नीचर है और इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। अब मैंने देखा यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि लकड़ी का आपके दरवाजे से भी संबंध है और लकड़ी का आपके मेज से भी संबंध है। तो एक ये ऐसा वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ग है, ये एक ऐसा शब्द है जिसका दोनों से क्या है, संबंध है। तो अपन अब बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, लकड़ी। क्या लिखा, लकड़ी। और ये लकड़ी का मैंने आरेख बना दिया। अब क्या बोला गया है कि लकड़ी का मेज से कैसा संबंध है, कुछ का। तो ये बना दिया मैंने, कौन सा संबंध, मेज। और इसका इसके साथ क्या बना दिया, कुछ का संबंध, यानी कुछ भाग कॉमन। उसी प्रकार लकड़ी का दरवाजे से भी कैसा संबंध है, कुछ का। तो ये बना दिया मैंने, लकड़ी का दरवाजे से भी कुछ का संबंध। तो लकड़ी और दरवाजे में कुछ भाग कॉमन है, लेकिन क्या दरवाजे और मेज में कोई भी संबंध है? जी नहीं। तो दरवाजे और मेज में यहाँ पर भी आपके कोई भी संबंध नहीं है। तो दरवाजे का लकड़ी के साथ कुछ, लकड़ी का मेज के साथ कुछ, जबकि दरवाजे का मेज के साथ कोई संबंध नहीं है। तो ये बनेगा इसका फाइनल वेन आरेख डायग्राम। ठीक है, तो चलते हैं अपन विकल्पों की तरफ। ए ऑप्शन में ऐसा डायग्राम नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी ऑप्शन आपके इसी प्रकार के वेन आरेख को दर्शाता है। तो सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, इसी प्रकार तीन चीजें दे रखी है, जिसमें कि बीच वाला किसको शो करता है, लकड़ी को, इधर वाला मेज या दरवाजे को, उधर वाला मेज या दरवाजे को। तो एक तरफ आप मेज लोगे तो दूसरी तरफ कौन आ जाएगा, दरवाजा आ जाएगा। तो ये था आपके आज की क्लास का पहले प्रश्न का हल। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। और आपको शब्द क्या दे रखे हैं या वर्ग क्या दे रखे हैं, वो दे रखे हैं सब्जियां, भोजन और गोभी। क्या दे रखा है, सबसे पहला शब्द है आपके पास सब्जियां। तो आप लिख दीजिए इन तीनों शब्दों को यहाँ पर। तो सब्जियां, फिर दे रखा आपको भोजन और तीसरा शब्द दे रखा आपको गोभी। ठीक है, तो ये तीनों शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब आपको इनका एक दूसरे से संबंध पता करना है। तो अपन चलते हैं सबसे पहले सब्जी का भोजन से संबंध पता करने में। तो सब्जी का भोजन से क्या संबंध हो सकता है। तो देखो, क्या भोजन के लिए सारी की सारी हम सब्जियां यूज करते हैं, मतलब हम जब भी भोजन करते हैं तो उस कैटेगरी में क्या सभी चीज सब्जियां आएगी? जी नहीं। अपन भोजन में सब्जी के साथ रोटी भी खाते हैं, कुछ फल फ्रूट भी खाते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, भोजन में आपके सारी की सारी सब्जियां तो नहीं आएगी, लेकिन भोजन में सब्जी होती है ना। भोजन में कुछ पार्ट होता है वो सब्जी का होता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो भोजन का सब्जी के साथ कैसा संबंध होगा, कुछ का। अब चलते उल्टा, सब्जी का भोजन के साथ। तो क्या सारी की सारी सब्जियों का यूज भोजन के रूप में होता है? जी बिल्कुल। सब्जी का यूज किस में होगा, भोजन के रूप में होगा। सब्जी को हम क्या उपयोग करते हैं, खाने के रूप में, है ना, भोजन करने के रूप में उपयोग करते हैं। तो सब्जी का भोजन में सभी का संबंध और भोजन का सब्जी से कुछ का संबंध। तो जब एक तरफ से सभी का संबंध, दूसरी तरफ से कुछ का संबंध बने, तो फाइनली अपने पास कैसा संबंध होता है, वो सभी का संबंध होता है। ये अपन पहली क्लास में भी समझ चुके हैं। अब देखते हैं सब्जी का गोभी से संबंध, ठीक है, और गोभी का सब्जी से संबंध। तो सबसे पहले मैं चला सब्जी का गोभी से संबंध। तो क्या सारी की सारी सब्जियां गोभी होती है? जी नहीं। सब्जियों के तो बहुत से प्रकार होते हैं, गोभी ले लो, भिंडी ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, इतनी सारी क्या है
सब्जियां है तो बहुत सारी सब्जियां होती है, पालक, हरी सब्जी, अलग अलग बहुत सी सब्जियां होती है। तो सारी सब्जियां गोभी नहीं होती, लेकिन सब्जियों में से गोभी भी क्या है, एक सब्जी है। तो कुछ सब्जियां गोभी होती है। तो सब्जी से गोभी में कैसा संबंध बना अपना, कुछ का। सब्जी से गोभी में कैसा संबंध बना, कुछ का। उसी प्रकार देखो गोभी से सब्जी में कैसा संबंध बनेगा, तो क्या सारी की सारी गोभी सब्जी होती है, बिल्कुल सारी की सारी गोभी क्या होगी, सब्जी ही होगी। भाई गोभी क्या एक सब्जी का ही तो प्रकार है, तो सारी की सारी गोभी सब्जी के अंतर्गत आएगी। तो गोभी से सब्जी में सभी का रिलेशन, सब्जी का गोभी से कुछ का रिलेशन। तो अपन ने फाइनल देखा, एक तरफ से सभी का रिलेशन, दूसरी तरफ से कुछ का रिलेशन। तो फाइनल कैसा बना आपका, सभी का रिलेशन बन गया। अब चलते हैं अंतिम दो शब्दों की तरफ। तो गोभी का भोजन से संबंध और भोजन का गोभी से संबंध। तो देखो, क्या सारे का सारा भोजन में गोभी होती है, क्या सारे के सारे भोजन में गोभी होती है, नहीं। जब अपन भोजन में सब्जी लेते हैं तो उस सब्जी में एक प्रकार आता है क्या, गोभी, कि भाई वो सब्जी गोभी की हो सकती है। तो सारा का सारा तो नहीं, लेकिन कुछ भाग गोभी का भी उसमें होता है भोजन का। और अब चलते हैं गोभी का भोजन से संबंध। तो क्या सारी की सारी गोभी का रूप यूज अपन भोजन करने के रूप में लेते हैं, बिल्कुल सारी की सारी जो गोभी होती है उनका अपन यूज क्या करते हैं, उनका उपयोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में ही करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका गोभी से भोजन में कैसा बना, सभी का संबंध। गोभी से भी भोजन में कैसा बनेगा, सभी का। क्यों, क्योंकि गोभी का भोजन से सभी का संबंध, भोजन का गोभी से कुछ का। तो एक तरफ से कुछ का, दूसरी तरफ से सभी का, तो फाइनली कैसा बनेगा, सभी का संबंध। तो अब देखो आपके तीनों जो शब्द है इनमें आपस में कैसा बन रहा है, सभी का संबंध बन रहा है। तो मैंने देखा सबसे पहले गोभी का सब्जी में सभी का संबंध है ना, किसका किसमें है, गोभी का सब्जी में। तो इसको बनाता हूं मैं आपके यहाँ पर। तो देखो ये रहा गोभी, और इस वर्ग को मैंने कहाँ डाला, सब्जी के अंतर्गत। तो ये केस में लिख दिया मैंने, गोभी को सब्जी के अंतर्गत लिख दिया, यानी गोभी कहाँ आएगी, सब्जी के अंदर आती है। वो अपन ने रिलेशन यहाँ पर देखा था। और कुछ सब्जी गोभी के अंदर आती है, तो यहाँ की जो कुछ सब्जी है जो गोभी में भी क्या है, कॉमन है, वो गोभी के अंतर्गत आएगी। फिर देखा मैंने सब्जी का यूज भोजन के साथ कैसा संबंध है, सभी का। तो ये सभी सब्जियां क्या होती है, भोजन के रूप में उपयोग होती है। सभी सब्जियों का उपयोग कैसे होता है, भोजन के रूप में होता है। तो सारी गोभी सब्जी में, सभी सब्जियां भोजन में, और अंतिम बचा सारी गोभी किस में आएगी, भोजन के रूप में होती है। तो सारी गोभी किस में आ रही है, भोजन में आ रही है। क्यों, क्योंकि सारी गोभी सब्जी में, और सारी सब्जियां अगर भोजन में है तो सारी गोभी भी किस में आएगी, भोजन में आएगी। तो ये बना आपके इन तीन शब्दों का सही वेन आरेख। तो देखते हैं अपन ऑप्शन की तरफ। ए ऑप्शन इस प्रकार नहीं है, बी ऑप्शन इस प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका ऐसा का ऐसा ही दे रखा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो कैसा दे रखा है, बिल्कुल इस प्रकार। तो ऑप्शन नंबर सी का जो आरेख है वो इन तीन शब्दों के बीच में संबंध को सही तरीके से या सर्वोत्तम दर्शाता है। ये था आपके इस प्रश्न का आंसर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19। तो यहाँ पर आपको 19 में जो तीन शब्द दे रखे हैं इसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन तीन शब्द कौन से दे रखे हैं, कॉपर, बुक और वायर। कौन कौन से, तो पहला शब्द है आपके पास कॉपर, दूसरा शब्द है आपके पास बुक, और तीसरा शब्द है आपके पास वायर। ठीक है, तो अपन चलते हैं अब सबसे पहले इनके बीच में संबंध पता करने के लिए। तो मैंने देखा कॉपर का वायर से संबंध और वायर का कॉपर से संबंध। तो कॉपर क्या है, यहाँ पर एक धातु है, जबकि वायर क्या होता है, वायर जिसको अपन बोलते हैं तार, है ना। तो तार होता है, बांधने के लिए काम आता है या फिर और भी चीज़ों में उपयोग लिया जाता है उसको। तो कॉपर का वायर से क्या संबंध, तो कॉपर एक क्या है, धातु है। तो क्या सारी की सारी कॉपर धातु का यूज वायर बनाने में किया जाता है, जी नहीं। सारे के सारे कॉपर धातु का यूज वायर बनाने में नहीं किया जाता, लेकिन कुछ धातु का यूज वायर बनाने में किया जाता है। कॉपर के वायर भी होते हैं, तांबे के वायर होते हैं ना, तांबे के तार जो कि अपने तारों के अंदर आते हैं, तो तांबे के तार भी होते हैं। तो क्या होगा,
कुछ कॉपर का यूज वायर बनाने में किया जाएगा। तो कॉपर से वायर का संबंध कैसा हो गया? कुछ का। अब चलते हैं वायर का कॉपर से संबंध। अब किसका किससे संबंध? वायर का कॉपर से संबंध। तो वायर का कॉपर से कैसा संबंध है? तो देखो सारे के सारे वायर का यूज कॉपर में होता है कि सारे के सारे जो वायर बने होते हैं वो क्या कॉपर धातु के बने होते हैं? जी नहीं, जो सारे वायर होते हैं वो कॉपर धातु के यानी तांबे के तार हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो भी अलग अलग धातुओं के बने होते हैं कि आपके जो तार बना है वो किसी भी धातु का बना हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वायर है वो सारे के सारे कॉपर धातु के तो नहीं बने होते, लेकिन कुछ तार तांबे के जरूर होते हैं। तो यहाँ वायर से कॉपर में भी कैसा रिलेशन, कैसा संबंध बन रहा है आपका? कुछ का। तो कॉपर से वायर में कुछ का संबंध, वायर से कॉपर में कुछ का संबंध, और जब दोनों तरफ से कुछ का संबंध बने तो फाइनली आपके पास कैसा रहता है? वही कुछ का संबंध रहता है। अब चलते हैं अपन कॉपर का बुक के साथ संबंध और बुक का कॉपर के साथ संबंध। तो देखो बुक होती है आपकी पुस्तक, किताब जिसे आप बोलते हो। तो बुक का क्या होता है? पुस्तक या किताब। जबकि कॉपर क्या है? एक धातु है। तो क्या धातु से कभी किताब का कोई संबंध हो सकता है? नहीं, धातु अपना एक अलग ही वर्ग बनाता है। वो क्या है? एक मेटल है, धातु, जिनका उपयोग क्या होता है? अलग अलग वस्तुएं बनाने में होता है। जबकि बुक एक अपनी क्या है? कागज की अपनी किताब होती है, पेपर की किताब होती है, पुस्तक होती है, जिसको अपन किस में यूज करते हैं? अध्ययन करने के लिए यूज करते हैं। तो कॉपर एक अलग वर्ग, बुक एक अलग वर्ग। तो इन दो वर्गों में ऐसे है कि ना ही आप कॉपर को बुक बोल सकते हो, ना ही बुक को कॉपर बोल सकते हो। तो इनको एक दूसरे के नाम से नहीं बुला सकते, इनका एक दूसरे के उपयोग से बनाया नहीं जा सकता। तो जब दोनों चीज पॉसिबल नहीं है तो इनके बीच कैसा संबंध होगा? कोई भी संबंध नहीं होगा। अब चलते हैं लास्ट वायर का बुक से और बुक का वायर से संबंध। तो देखो वायर तार होते हैं जबकि बुक पुस्तक होती है। तो तार का पुस्तक से कोई संबंध नहीं होता, नहीं तो तार का यूज पुस्तक बनाने में, नहीं पुस्तक का यूज तार बनाने में किया जाता है। दूसरी तरफ नहीं आप वायर को बुक बोल सकते हो, नहीं बुक को वायर बोल सकते हो। तो इनको भी जब एक दूसरे के नाम से ना पुकार सकते हो, ना ही इन दोनों को एक दूसरे से बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? इन दोनों के बीच आपका कोई संबंध नहीं होगा। तो ये अपन ने तीनों शब्दों के संबंध के बारे में पता किया, जिससे क्या पता चला कि कॉपर का बुक से कोई संबंध नहीं और वायर का भी बुक से कोई संबंध नहीं, यानी बुक जो वर्ड है वो अपने आप में क्या हो जाएगा? अलग। अच्छा, फिर बचे ये दोनों, तो इनके बीच कैसा संबंध है? कुछ का। तो अपन बनाते हैं इनका वेन आरेख। तो ये लिखा मैंने कॉपर, ये कौन सा समूह है? कॉपर। और कॉपर में देखो कुछ पार्ट क्या है? कॉपर में कुछ का संबंध किसके साथ है? वायर के साथ। तो ये मैंने बना दिया कॉपर का संबंध वायर के साथ कुछ का। उसके बाद बुक का ना तो कॉपर के साथ संबंध है, नहीं वायर के साथ, तो बुक को मैंने यहाँ पर बना दिया अलग ही आरेख। तो ये बन जाएगा इसका वेन आरेख कि वायर और कॉपर में कुछ का संबंध है, बिल्कुल है। बुक का ना तो कॉपर के साथ नहीं वायर के साथ संबंध है, तो बुक का ना तो कॉपर के साथ नहीं वायर के साथ संबंध होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको दर्शाता है। ए ऑप्शन में ऐसी आकृति नहीं है, बी ऑप्शन में भी ऐसी आकृति नहीं है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसी आकृति पर आधारित है। ये एक बड़ा सा सर्कल किसका? कॉपर का। इसका कुछ भाग किसके साथ है? वायर के साथ। तो ये इन दोनों के बीच बन गया कुछ का संबंध। जबकि बुक क्या है? अपने आप में अलग, इसका ना तो कॉपर के साथ नहीं वायर के साथ संबंध है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो इन तीन शब्दों के बीच में सही संबंध को या फिर संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा आरेख परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पर अब जो आपके तीन शब्द दे रखे हैं वो शब्द किस पर आधारित है? गणित पर आधारित है। तो क्या शब्द दे रखे आपको? पहला शब्द है आपका परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। दूसरा शब्द है आपका अपरिमेय संख्या है। दूसरा शब्द क्या है? अपरिमेय संख्या है। और तीसरा शब्द है आपका वास्तविक संख्या है।
तीसरा शब्द क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो चलते अपन इन तीनों के बीच संबंध का पता लगाने। तो सबसे पहले देखा मैंने परिमेय संख्या होती क्या है। अगर आपको इसकी जानकारी है और नहीं है तो मैं कुछ बता देता हूं आपको। परिमेय संख्याएं वो होती है जिनको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं? p/q यानी ऊपर कुछ बट्टे में कुछ आपके संख्या आएगी, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि q कभी भी 0 नहीं हो सकता। q यानी जो p/q यानी क्या होगा, p के स्थान पर आपकी कोई भी संख्या आ सकती है, 1 2 3 0 से लेके, और बट्टे में q पर आपके कुछ भी आ सकता है 1 2 3, लेकिन यहाँ 0 क्या होगा, कभी नहीं आ सकता। तो ठीक है, अब जैसे आपके पास मान लो अगर कोई संख्या है 4, तो ये 4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों है कि इसमें अगर मैं बट्टा 1 कर दूं तो क्या इस संख्या में कुछ फर्क पड़ेगा? 4 में 1 का भाग दूं तो कितना आएगा? 4 ही आएगा, यानी मेरी वो की वही संख्या रही। लेकिन ये किस फॉर्म में बन गई? p/q में। 4 क्या है? p, और q क्या है? 1। तो ये कैसी बन गई? p/q की फॉर्म में बन गई। तो आपका परिमेय संख्याओं से क्या मतलब होता है कि जिन्हें अपन p/q की फॉर्म में या p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसी के साथ q की जगह पर कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो उन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन अपरिमेय संख्याएं। जैसा कि नाम में दे रखा है, आगे क्या लग गया? अ, है ना, आगे क्या लग गया? अ, यानी उसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल विपरीत। यानी जो संख्याएं परिमेय संख्याओं में नहीं आती तो वो फिर किस में आएगी? अपरिमेय संख्याओं में। वो किस में आएगी फिर? अपरिमेय संख्या, यानी जिनको अपन p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में अपन नहीं लिख सकते हैं, वो संख्याएं कैसी होगी? अपरिमेय संख्याएं होगी। जैसे कि √2, √3, √ के अंदर वाली संख्याएं क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी, या फिर जिनको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये थी आपके परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब चलते हैं वास्तविक संख्याओं की तरफ। तो वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिसके अंदर सारी संख्याएं क्या होती हैं? आती रहती है। जिसके अंदर सारी संख्याएं आएगी, मतलब परिमेय, अपरिमेय, रेशनल, इरेशनल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सारे जो संख्याएं आती रहती है उसको अपन क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर अपन कहते हैं। तो चलते अपन इन 3 शब्दों के बीच में संबंध को पता करने। तो आपके पास 3 शब्द क्या है? परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं जैसा कि मैंने बताया p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इतना सा आप हिंट समझ लो। तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं हो सकती है? जी नहीं। जो हमें पता है कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होती परिमेय। तो उनसे बची हुई जो संख्याएं होती है जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होती है अपरिमेय। तो क्या परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या बन सकती है? नहीं। क्या अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या हो सकती है? नहीं। ये दोनों क्या है? एक दूसरे से अलग संबंध रखते हैं। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? नो रिलेशन। इनके बीच में क्या हो जाएगा? नो रिलेशन। कि ना तो परिमेय संख्या अपरिमेय के अंतर्गत आती है, नहीं अपरिमेय संख्या परिमेय के अंतर्गत आती है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग है। इनके मीनिंग क्या है? अलग है। परिमेय का अलग कॉन्सेप्ट है, अपरिमेय का अलग कॉन्सेप्ट है। तो इनके बीच में यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं है। अब चलते हैं परिमेय का वास्तविक के साथ संबंध। तो क्या सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है? जी नहीं। वास्तविक संख्याएं वो होती है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की संख्याएं आती है। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय तो नहीं हो सकती सारी की सारी, क्योंकि उसके अंदर और भी संख्याएं आती है। तो वास्तविक का परिमेय से क्या बना? कुछ का संबंध। क्या हुआ कि हाँ भाई, वास्तविक में कुछ संख्याएं ऐसी होती जो क्या होगी? परिमेय संख्याएं होगी। तो वास्तविक का परिमेय के साथ कैसा बना? कुछ का संबंध बना। जबकि परिमेय का वास्तविक के साथ कैसा संबंध है? सभी का। क्यों? क्योंकि सारी की सारी परिमेय संख्याएं किसके अंतर्गत आती है? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो जब एक तरफ से कुछ का, दूसरी तरफ से सभी का, तो फाइनल संबंध आपके पास क्या बनेगा? सभी का संबंध बनेगा कि भाई सारी की सारी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएगी। उसी प्रकार अपरिमेय, तो क्या वास्तविक संख्याएं सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है? जी नहीं। उसमें कुछ परिमेय संख्याएं भी होगी। तो वास्तविक संख्याएं सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं नहीं होगी,
लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होगी जो वास्तविक के अंदर अपरिमेय संख्या को दर्शाएगी। तो यहाँ पर वास्तविक का अपरिमेय से कैसा संबंध बना, कुछ का। वही चलते उल्टा अपरिमेय का वास्तविक से संबंध। तो क्या अपरिमेय का वास्तविक से संबंध किस प्रकार है, तो सारी की सारी अपरिमेय संख्या किसके अंतर्गत आती है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से इस तरफ का सभी का रिलेशन, जबकि वास्तविक से अपरिमेय का कुछ का रिलेशन। तो एक तरफ से सभी, एक तरफ से कुछ का संबंध, फाइनली सभी का संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने तीनों शब्दों के बीच के संबंध का पता लगा लिया है। अब चलते अपन वेन आरेख की तरफ। तो वेन आरेख में देखा क्या देखा मैंने कि परिमेय और अपरिमेय के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, जबकि परिमेय वास्तविक के अंतर्गत आता है, यानी परिमेय वास्तविक के अंदर आएगा और अपरिमेय भी क्या आएगा, वास्तविक के अंदर आएगा। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल बना लिया जो किसे शो करता है, वास्तविक संख्याओं को दर्शाता है। जो किसे दर्शाता है, वास्तविक संख्याओं को दर्शाता है। और इस वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आएगी, तो एक तो आ रही है आपकी परिमेय संख्या, एक क्या आ रही है, परिमेय, और दूसरी अपरिमेय संख्या भी किसके अंतर्गत आएगी, वास्तविक के अंतर्गत आएगी। तो अब देखो अपरिमेय परिमेय से कुछ संबंध रखती है, तो इसका इससे कोई संबंध नहीं, मतलब वो क्या होगी, इधर अलग ही होगी। तो ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक के अंतर्गत। तो इसी प्रकार ये क्या बन गया आपके इन तीन शब्दों का सही वेन आरेख, कि परिमेय अपरिमेय का कोई संबंध नहीं, परिमेय संख्याएं वास्तविक के अंतर्गत, अपरिमेय संख्याएं वास्तविक के अंतर्गत। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसी फिगर को बता रहा है। तो ए ऑप्शन ऐसा नहीं है, बी ऑप्शन भी ऐसा नहीं है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसी प्रकार है, जिसमें देखो बड़ा वाला सर्कल वास्तविक संख्या का और जो दो छोटे सर्कल है जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं लेकिन वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, वो कौन से, परिमेय और अपरिमेय। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, वो आरेख इन शब्दों के बीच में सही संबंध को दर्शाता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका जिसमें आपको 4 शब्द दिए गए, और वो 4 शब्द क्या है, भारत, यूरोप, एशिया और जर्मनी। कौन कौन से शब्द है, पहला है आपका भारत, दूसरा है यूरोप, तीसरा है एशिया और चौथा है आपका जर्मनी। चौथा कौन सा है, जर्मनी। तो ये 4 आपको शब्द दिए गए हैं और आपको इनके बीच में संबंध पता करके इनके वेन आरेख का पता लगाना है। तो सबसे पहले भारत का यूरोप के साथ, क्या भारत का यूरोप के साथ कोई संबंध है, जी नहीं, भारत का यूरोप के साथ कोई संबंध नहीं है। भारत का एशिया के साथ बिल्कुल है। कैसा संबंध है, सभी का संबंध है। कैसा संबंध है सभी का संबंध है। क्या एशिया द्वीप के अंदर जो एशिया महाद्वीप है, एशिया यहाँ पर क्या है, महाद्वीप है, और यूरोप भी यहाँ पर क्या है, महाद्वीप। तो ये दो तो क्या है, महाद्वीप है, जबकि भारत और जर्मनी क्या है, देश है। भारत और जर्मनी क्या है, देश है। तो देखो क्या यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है भारत देश, जी नहीं, लेकिन एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कौन आता है, भारत देश आता है। तो भारत का एशिया के साथ कैसा हो जाएगा, सभी का संबंध हो जाएगा। अब चलते भारत का जर्मनी के साथ, तो ये दोनों भी क्या है, अलग अलग देश है, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो भारत का ना तो यूरोप के साथ है और न ही जर्मनी के साथ है। अब चलते हैं यूरोप का एशिया के साथ, तो यूरोप भी क्या है, एक महाद्वीप है, और एशिया भी क्या है, एक महाद्वीप है। तो ये दोनों दो महाद्वीप के अलग अलग नाम है, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका आपस में तो कोई संबंध नहीं होगा। अब चलते यूरोप का जर्मनी से संबंध, तो वो कैसा होगा, सभी का। यूरोप का जर्मनी से संबंध कैसा होगा, सभी का, क्योंकि जो जर्मनी देश है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो जर्मनी देश यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आएगा। फिर बचा आपका एशिया और जर्मनी का, तो एशिया और जर्मनी का आपस में कोई संबंध नहीं, क्योंकि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जर्मनी देश नहीं आता और नहीं जर्मनी देश का एशिया महाद्वीप से कोई संबंध है। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला कि एक तो भारत का एशिया के साथ क्या है, सभी का संबंध है, दूसरा यूरोप का जर्मनी के साथ सभी का संबंध है। फिर भारत का ना तो एशिया के अलावा यूरोप और जर्मनी से संबंध है, और नहीं यूरोप का एशिया से, और नहीं एशिया का जर्मनी से। तो अब अपन क्या बनाएंगे,
सबसे पहले लिया मैंने भारत देश को। किस देश को लिया? हमारे भारत देश को लिया। और भारत देश का सभी का संबंध किसके साथ है? वो है इसका एशिया के साथ। किसके साथ है? एशिया के साथ, क्योंकि भारत देश कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। फिर चलते हैं अपन, जर्मनी का किसके साथ सभी का संबंध है? यूरोप के साथ। तो ये बनाया मैंने जर्मनी का यूरोप के साथ। तो इसका यूरोप के साथ सभी का संबंध क्या है कि भाई जो जर्मनी देश है वो कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ये बना दिए मैंने दोनों डायग्राम कि भाई भारत कौन से महाद्वीप के अंतर्गत? एशिया के अंदर। तो भारत का एशिया से सभी का संबंध। फिर देखो भारत का यूरोप से, तो भारत का यूरोप से और जर्मनी से कोई संबंध नहीं है। तो भारत का यूरोप से, भारत का जर्मनी से कोई संबंध नहीं है। फिर चलता हूं मैं एशिया का। तो एशिया का किसके अंतर्गत है? भारत से कुछ का संबंध है, तो भारत से कुछ का संबंध हो गया। बाकी एशिया का ना यूरोप से और ना ही जर्मनी से। तो एशिया का यूरोप जर्मनी से कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार जर्मनी यूरोप का एशिया से कोई संबंध नहीं, और जर्मनी यूरोप का भारत से भी कोई संबंध नहीं है। तो जर्मनी का यूरोप से संबंध है वो कैसा है? सभी का, कि भाई जर्मनी क्या है? यूरोप के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत देश, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जर्मनी देश, और ये दोनों महाद्वीप आपस में क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो देख लो कौन सा ऑप्शन इस फिगर को बताता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ये आपको क्या बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है। जो अंदर के ब्लैक डॉट है, जो कि बिल्कुल क्या किया गया है? डार्क यानी गहरा किया गया है, वो किसको बता रहा है? इनमें से कोई सा भी एक ले लो। तो माना मैंने क्या किया, ये वाला किसे शो कर रहा है? भारत को। तो ये इसके किसके अंतर्गत आता है? एशिया के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो गया? जर्मनी। और ये किसके अंतर्गत आता है? यूरोप के अंतर्गत आता है। तो भारत, जर्मनी किसके अंतर्गत आ रहे हैं? एशिया और यूरोप के अंतर्गत। और एशिया और यूरोप का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो उसी प्रकार क्या होगा? यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इन शब्दों के सही संबंध को दर्शाता है। चलते हैं अपन आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22। तो वो क्या कह रहा है? किन किन के बीच संबंध पता करना? मगरमच्छ, मछली, कछुआ और सरीसृप। क्या है? मगरमच्छ, मछली, कछुआ और सरीसृप। तो अपन सबसे पहले इन वर्डों को लिख देते हैं। ये लिखा मैंने मगरमच्छ, फिर मुझे दे रखा है मछली, फिर दिया गया है कछुआ, और अंतिम शब्द है सरीसृप। तो यहां पर अपन सबसे पहले इन चारों शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं, ताकि जिन बच्चों को इनके अर्थ ही पता नहीं है तो वो इनके बीच में संबंध कभी पता नहीं कर पाएंगे। तो मगरमच्छ सभी आप लोगों ने देखा होगा, जो पानी में रहते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। मछली पानी के अंदर, कछुआ पानी और बाहर दोनों में रह सकता है। और सरीसृप, सरीसृप वो होते हैं जिनमें क्या होती है? ये एक प्रणाली है, एक वर्ग विशेष है। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत वो जो जीव जंतु आते हैं जो क्या करते हैं? रेंगते हैं। जो कैसे होते हैं? रेंगते हैं। समझ रहे हो? जो रेंग कर चलते हैं, वो जो जीव जंतु आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? सरीसृप प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो अपन सबका एक एक क्या करते हैं? संबंध देखते हैं। तो यहाँ पर देखो मगरमच्छ और कछुआ, ये कैसे है? दो। तो ये दो कैसे है? उभयचर। ये दोनों कैसी कैटेगरी है? उभयचर। उभयचर मतलब कि ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। ये दोनों कैसे है? मगरमच्छ और मछली, सॉरी कछुआ, ये दोनों कैसे है? पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। आपने कहीं पर मूवी में या सीरियल में या कहीं जू में आपने देखा होगा, मगरमच्छ पानी के बाहर साइड में किनारे पर भी सो रहे होते या बैठे रहते हैं। तो मगरमच्छ और कछुए ऐसे हैं जो पानी के अंदर भी और पानी के बाहर दोनों जगह पर रह सकते हैं। और ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? आपके सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मगरमच्छ का मछली से कोई संबंध नहीं, मगरमच्छ का कछुए से कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? आपस में एक वर्ग के नाम है। भाई मगरमच्छ अलग प्रजाति होती है, मछली अलग, कछुआ अलग। तो ये तीनों को आप एक दूसरे में नहीं, आप मगरमच्छ को कभी मछली या मगरमच्छ को कछुआ, कछुए को मछली कभी नहीं बोल सकते। लेकिन मगरमच्छ क्या होता है? सरीसृप प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो इसके साथ इसका कैसा संबंध हो जाएगा?
सभी का, कि भाई सारे मगरमच्छ क्या होते हैं, सरीसृप प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। फिर चलते हैं मछली का। तो अपने को पता है मगरमच्छ का मछली से कोई रिलेशन नहीं, तो मछली का भी मगरमच्छ से कोई संबंध नहीं, मछली का कछुए से कोई संबंध नहीं, और मछली का सरीसृप प्रणाली से भी कोई संबंध नहीं। मतलब मछली एक ऐसी है जिसका इन तीनों शब्दों से कोई संबंध नहीं है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगी, एक अलग, ये अपने आप में क्या हो जाएगी यहाँ पर एक अलग, और इसको आप दे दो मछली, ठीक है, ये मछली क्या हो जाएगी अपने आप में अलग। अब चलते हैं कछुए पर। तो कछुए का मगरमच्छ से कोई संबंध नहीं, कछुए का मछली से कोई संबंध नहीं, क्योंकि आप कछुए को ना तो मगरमच्छ बोल सकते हो ना ही मछली बोल सकते हो, लेकिन कछुए का सरीसृप से संबंध है। और कैसा संबंध है, यही सभी का संबंध, क्योंकि कछुआ भी किसके अंतर्गत आता है, सरीसृप प्रणाली के अंतर्गत आता है, जो कि पानी के अंदर और बाहर दोनों तरफ रह सकता है, और ये प्रणाली के अंतर्गत आता है। ये इस प्रणाली में क्या होता है, जो रेंगने वाले होते हैं वो अंतर्गत आते हैं। तो क्या हुआ, कछुआ कहाँ है, सरीसृप के अंतर्गत आ जाएगा। तो कछुए का रिलेशन बना सरीसृप से सभी का। अब बचा है आपके कौन सा, कोई नहीं। अब कौन बचा है, कोई नहीं। मगरमच्छ का देख लिया, मछली कछुए से कोई संबंध नहीं, सिर्फ किससे है, सरीसृप से। तो मैंने यहाँ पर बनाया ये मेरा मगरमच्छ, ठीक है, और इस मगरमच्छ को किसके अंतर्गत रखा, सरीसृप के अंतर्गत रखा। किसके अंतर्गत, सरीसृप के अंतर्गत रखा। तो ये मेरा मगरमच्छ आ गया, सरीसृप से सभी का संबंध बना रहा है। फिर देखो मछली का तो किसी से कोई संबंध है ही नहीं, ना कछुए से, ना मगरमच्छ से, ना सरीसृप से, ये तो क्या हो गई अलग। फिर बचा आपका कौन, कछुआ। फिर कौन बचा, कछुआ। तो कछुए का इन दो से कोई संबंध नहीं, ना तो मगरमच्छ से ना ही मछली से, लेकिन वो भी किसके अंतर्गत आता है, सरीसृप के। तो ये वाला भाग मैंने क्या बना दिए, कछुए के लिए बना दिया। ये किसका बना दिया, कछुए का बना दिया। तो यहाँ पर देखो कैसा अपने पास आरेख बना कि एक सरीसृप प्रणाली, ये क्या प्रजाति है, इसके अंतर्गत मगरमच्छ और कछुआ दोनों आ रहे हैं, और इसको छोड़ के मछली का अपना क्या है, अलग ही आरेख या अलग ही संबंध दर्शा रहा है। तो देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन में, ए में नहीं दिख रहा, बी ऑप्शन आपका ऐसा ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही, डी नहीं है और सी भी नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ये वाला है जो सरीसृप, फिर ये मगरमच्छ और कछुआ, ये क्या हो गए आपस में अलग अलग, लेकिन आग इसके अंदर है, सरीसृप के अंदर, और ये मछली का पार्ट बिल्कुल अलग ही संबंध दर्शाता है। तो ये था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या बता रहे हैं, चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच में सही संबंध को दर्शाए। और आपके पास श्रेणियां क्या है यहाँ पर, पहला है अधिकारी, पहला शब्द क्या है, अधिकारी, तो ये लिख दिया मैंने अधिकारी। दूसरा शब्द आपके पास क्या है, सरकारी कर्मचारी, तो दूसरा शब्द क्या है, सरकारी कर्मचारी, तो ये बन गया मेरे पास सरकारी कर्मचारी। और तीसरा शब्द क्या है, पुरुष, तो ये बन गया मैंने तीसरा शब्द यहाँ पर पुरुष। तो ये तीन शब्द आपको यहाँ पर भी क्या है, दे रखे हैं। यहाँ पर आपको क्या दे रखे, तीन शब्द दे रखे, और इन तीन शब्दों पर आधारित तीन आपके पास आरेख भी क्या है, दे रखे। तो सबसे पहले इनके बीच में संबंध पता करो। तो क्या सारे अधिकारी पुरुष होते हैं, जी नहीं, अधिकारी में तो महिला भी हो सकती है, तो पुरुष हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन कुछ अधिकारी पुरुष भी होंगे, भाई पुरुष भी तो कोई अधिकारी होगा, तो कुछ अधिकारी पुरुष भी होंगे। तो अधिकारी से पुरुष की तरफ कुछ का संबंध, अधिकारी से पुरुष की तरफ कैसा संबंध है, कुछ का। उसी प्रकार पुरुष का अधिकारी से, तो क्या सारे पुरुष अधिकारी लेवल पर होते हैं, जी बिल्कुल नहीं, सारे पुरुष अधिकारी हो ऐसा कोई नहीं, कुछ नीचे के वर्ग के भी जॉब में होते हैं। तो सारे पुरुष न अधिकारी होते हैं और न ही सारे अधिकारी पुरुष होते हैं, लेकिन दोनों में संबंध कैसा है, कुछ का, कि भाई कुछ अधिकारी पुरुष होंगे और कुछ पुरुष अधिकारी भी होंगे। तो ये जब दोनों की तरफ से आपके कुछ का संबंध बने तो फाइनल कैसा संबंध बनता है, कुछ का। फिर चलते अपन अधिकारी का सरकारी कर्मचारी से और सरकारी कर्मचारी का अधिकारी से। तो क्या सारे के सारे अधिकारी सरकारी कर्मचारी होते हैं, ये भी जरूरी नहीं। सारे के सारे अधिकारी सरकारी कर्मचारी हो ये जरूरी नहीं, कुछ प्राइवेट में भी अधिकारी ऑफिसर लेवल की पोस्ट पर होते हैं, जो कि प्राइवेट कंपनी में या अपने बिजनेस पर होते हैं, तो वो भी अपने आप में क्या अधिकारी है, जिनका सरकारी कर्मचारी से कोई लेना देना नहीं है।
तो सारे अधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते, लेकिन कुछ अधिकारी सरकारी कर्मचारी में भी होते हैं, सरकारी ऑफिशियल में भी, सरकारी पोस्ट पर भी कुछ अधिकारी होते हैं। तो अधिकारी का सरकारी कर्मचारी से कैसा संबंध है? कुछ का। उसी प्रकार सरकारी कर्मचारी का अधिकारी से कैसा संबंध होगा? तो क्या सारे के सारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं? जी नहीं, कुछ बाबू लेवल, पियोन लेवल पर भी होते हैं, तो वो अधिकारी कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो सारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं होते, लेकिन जो लोग ऑफिसर होते हैं, कुछ अच्छी पोस्ट पर, अधिकारी पोस्ट पर होते हैं, वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर भी सरकारी से अधिकारी के बीच में कैसा संबंध है? कुछ का। तो सरकारी कर्मचारी से अधिकारी के बीच में कुछ का संबंध, अधिकारी से सरकारी कर्मचारी के बीच में कुछ का संबंध। और जब दोनों तरफ कुछ का संबंध हो तो फाइनली कैसा संबंध आता है? कुछ का। अब लास्ट बचा अपने पास पुरुष से सरकारी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी से पुरुष। तो क्या सारे के सारे पुरुष सरकारी कर्मचारी होते हैं? बिल्कुल नहीं। सभी पुरुष सरकारी में यानी गवर्नमेंट नौकर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ प्राइवेट बिजनेस करते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ पीएसयू पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, लेकिन कुछ पुरुष सरकारी कर्मचारी होते हैं। भाई जो कुछ तो ऐसे होंगे ना जो गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, तो कुछ पुरुष सरकारी कर्मचारी होते हैं। क्या सारे के सारे सरकारी कर्मचारी पुरुष होते हैं? क्या जो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है उन सब में पुरुष ही जॉब करते हैं? तो ऐसा भी नहीं है, उनमें महिलाएं भी जॉब करती है। तो सारे के सारे सरकारी कर्मचारी पुरुष नहीं होते, उनमें महिला भी होती है, लेकिन कुछ सरकारी पुरुष मतलब कुछ सरकारी कर्मचारी पुरुष होते हैं। तो दोनों तरफ यहाँ भी कैसा रिलेशन बन रहा है? कुछ का। तो यहाँ पर भी आपके फाइनल रिलेशन कैसा हो जाएगा? कुछ का बन जाएगा। अब ये हमारे बीच क्या हो गया? इन तीनों शब्दों में हमने संबंध पता कर लिया, और तीनों के बीच कैसा बन रहा है? कुछ का संबंध। तो हमें पता है कि जब तीनों के बीच कुछ का संबंध बने तो आप क्या करोगे? ये बनाया मैंने अधिकारी का ब्लॉक, फिर ये बनाया मैंने पुरुष का ब्लॉक, कि भाई अधिकारी और पुरुष के बीच में क्या है? कुछ का संबंध है। अधिकारी और पुरुष के बीच में क्या है? कुछ का संबंध है। अब देखो मुझे किसका बनाना है? सरकारी कर्मचारी का। लेकिन वो कैसे बनेगा? तो भाई उसका पुरुष के साथ भी कैसा संबंध है? कुछ का। और उसका अधिकारी के साथ भी कैसा संबंध है? कुछ का। तो मुझे यहाँ पर सरकारी कर्मचारी का ऐसा ब्लॉक बनाना है कि उसका कुछ भाग पुरुष में भी कॉमन आए और कुछ भाग अधिकारी में भी कॉमन आए। तो उसको मैंने बनाया कुछ इस प्रकार। ये मेरे पास कौन है? सरकारी कर्मचारी, जो पुरुष के साथ भी कुछ संबंध रखता है और अधिकारी के साथ भी कुछ संबंध रखता है। तो इस प्रकार तीनों शब्दों का सही वेन आरेख ये है आपका। देख लो कौन सा ऑप्शन में। ए गलत हो जाएगा, बी में भी ऐसा नहीं है, सी ऑप्शन आपका इसी प्रकार शो कर रहा है। तो सी ऑप्शन में जो आकृति दे रखी है वो तीनों शब्दों के बीच में सही संबंध को दर्शाती है। चलते अपन आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 24। और ये आज की क्लास का भी अंतिम प्रश्न है, साथ ही साथ इस चैप्टर के टाइप फर्स्ट का भी अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद आपके इस चैप्टर का टाइप फर्स्ट पूरा होता है। तो चल लेते हैं अपन। यहाँ पर आपको जो शब्द दे रखे वो कौन कौन से हैं? राज्य, महाद्वीप, जिला और देश। कौन कौन से शब्द है? पहला है राज्य, दूसरा है आपका महाद्वीप, तीसरा है जिला और चौथा है देश। ये आपके पास चार क्या दे रखे हैं? शब्द दे रखे हैं। आपको क्या करना है? इन चारों के बीच में संबंध पता करना है। तो सबसे पहले देखो, क्या राज्य का महाद्वीप से कोई संबंध है? जी संबंध है। कैसा संबंध है? सभी का संबंध है। मतलब जो राज्य होगा वो क्या होगा? महाद्वीप के अंदर आता है। राज्य जो होता है वो कहाँ अंदर आता है? महाद्वीप के अंतर्गत आता है। फिर मैंने देखा राज्य का जिले से संबंध, जी बिल्कुल है। कैसा है? सभी का। यहाँ पर देखो राज्य का जिले से संबंध कैसा है? कुछ का, कि मतलब राज्य के अंतर्गत क्या आता है? जिला आता है। तो क्या पूरा का पूरा भाग जिले के अंतर्गत आएगा? नहीं, राज्य का कुछ भाग होता है वो क्या होता है? जिला होता है ना। राज्य का कुछ भाग क्या होगा आपका? या आप बोल सकते हो कि भाई जिला किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार राज्य का देश से, तो राज्य देश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, नॉर्मल सा क्या दे रखा है? एक ऑर्डर, एक क्रम दे रखा है। तो हमें पता है कि यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? जिला। सबसे छोटा कौन है? जिला। तो देखो मैंने यहाँ पर इसका वेन आरेख डायरेक्ट बनाया। क्या बनाया? कि सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर जिला, और ये जिला किसके अंतर्गत आ रहा है?
तो ये जिला सबसे पहले अंतर्गत किसका आएगा, ये देश के अंदर भी आता है भाई, जिला देश के अंदर भी होता है, जिला महाद्वीप के अंदर भी होगा और जिला राज्य के अंदर भी होगा। तो इसका तीनों के साथ कैसा संबंध है, सभी का संबंध है। लेकिन इससे जस्ट ऊपर कौन आएगा, राज्य। इससे जस्ट ऊपर कौन आएगा, राज्य। वो कैसे आएगा, तो देखो जिला राज्य के अंतर्गत, अब राज्य किसके अंतर्गत आता है, तो देश और महाद्वीप दोनों के अंतर्गत आता है ना। राज्य किसके अंतर्गत आएगा, देश के अंदर भी होता है राज्य और महाद्वीप के अंदर भी होगा, क्योंकि महाद्वीप तो देश से भी बड़ा है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, राज्य को किसके अंतर्गत लिया, देश के, किसके अंतर्गत, देश के, और फिर देश किसके अंतर्गत आ गया, महाद्वीप के, फिर देश किसके अंतर्गत आ गया, महाद्वीप के। तो देखो यहाँ पर क्या संबंध बना, जिला राज्य के अंदर, राज्य देश के अंदर और देश महाद्वीप के अंदर। तो अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि राज्य का महाद्वीप से क्या संबंध है। तो देखो क्या सारा का सारा राज्य महाद्वीप के अंतर्गत आता है, बिल्कुल। लेकिन क्या सारा का सारा महाद्वीप राज्य के अंतर्गत आता है, नहीं। महाद्वीप का कुछ भाग राज्य हो सकता है। तो देखो महाद्वीप का कुछ भाग राज्य है, लेकिन सारा का सारा राज्य महाद्वीप के अंदर है। उसी प्रकार देखो जिला और महाद्वीप में, क्या महाद्वीप सारा का सारा जिला हो सकता है, नहीं। महाद्वीप का कुछ भाग क्या है, जिला। तो महाद्वीप का जो ये वाला भाग है ये क्या है, जिला। लेकिन जिला पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आएगा, राज्य, देश और महाद्वीप के। तो जिला पूरा का पूरा अंतर्गत राज्य, देश और महाद्वीप के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार राज्य किसके अंतर्गत आएगा, महाद्वीप के और देश के। तो महाद्वीप और देश के अंतर्गत आ रहा है, जबकि जिले के साथ उसका कैसा संबंध है, छोटा सा। जिले के साथ कैसा संबंध है, छोटा का मतलब राज्य का कुछ भाग क्या होगा, जिला होगा। तो ये राज्य का कुछ भाग क्या हो गया, यहाँ पर जिला हो गया। उसी प्रकार फिर चलते अपन देश पर। तो देश पर आए तो देश का महाद्वीप से, तो देश का महाद्वीप से तो कैसा संबंध है, सभी का। क्यों, क्योंकि देश किसके अंतर्गत आएगा, महाद्वीप के अंतर्गत आएगा। लेकिन देश का जिले और राज्य से क्या संबंध है, तो देश का जिले और राज्य से ये संबंध है कि भाई राज्य और जिला देश के अंतर्गत आते हैं, तो ये दोनों आगे इसके अंतर्गत। और देश का कुछ भाग क्या होता है, राज्य होता है और कुछ भाग जिला होता है। तो देश का कुछ भाग राज्य और उसका कुछ भाग जिला। और लास्ट चलते हैं महाद्वीप। तो तीनों ये जो बचे हुए ये किसके अंतर्गत आएंगे, महाद्वीप के अंतर्गत। तो राज्य, जिला और देश तीनों किसके अंतर्गत आ रहे हैं, महाद्वीप के अंतर्गत। और फिर इन तीनों का महाद्वीप के अंतर्गत क्या होगा, इन तीनों का रिलेशन। तो महाद्वीप का राज्य के साथ कुछ भाग, महाद्वीप से जिला क्या होता है, कुछ भाग, महाद्वीप में देश क्या होता है, कुछ भाग, क्योंकि उसमें बहुत सारे देश आते हैं। तो कैसे होगा, महाद्वीप का कुछ भाग देश, कुछ भाग राज्य और कुछ भाग जिला। इस प्रकार क्या होगा, एक के अंतर्गत ये आते रहेंगे और इसका ये क्या बनेगा, सही वेन आरेख बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपके ए में यही आरेख क्या है, दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि क्या करेगा, आपके दिए गए इन शब्दों के समूह को या इनके बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। तो इसी के साथ प्रश्न संख्या 24 में आपके टाइप फर्स्ट कंप्लीट होता है और आज की क्लास का भी ये अंतिम प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलते हैं नए सेशन में नए टाइप के साथ। धन्यवाद।